जय हिंद दोस्तों। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने रिवॉल्ट ऑफ 1857 जो है वो कवर कर लिया था और आज हम स्टार्ट करेंगे फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार। तो आगे बढ़ने से पहले देखिए, हम जो भी वीडियोस अपलोड करते हैं तो हमारे चैनल पे देखते तो हैं लोग, लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं। केवल 6.1% लोगों ने ही सब्सक्राइब किया है, बाकी 93% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया। तो देखिए, थोड़ा मेहनत करते हैं, तो अगर आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगा। हम जो है अभी सर्विस में हैं और हमारी ड्यूटी 12 घंटे की ड्यूटी होती है। उसके बाद हम आते हैं, स्लाइड वगैरह बनाते हैं और फिर वीडियोस जो है रिकॉर्ड करते हैं। तो थोड़ी मेहनत लगती है। अगर आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा और बनाने के लिए। और जल्दी ही मैं जो है इस चैनल पे स्टार्ट करने जा रहा हूँ मंथली करंट अफेयर। हम लोग कवर करेंगे बिहार का मंथली वाइज, हर महीने का जो है कवर करेंगे और वीडियोस आपको मिलेंगी एक ही महीने में। मतलब एक ही वीडियो में आपको एक महीने का पूरा जो करंट अफेयर है इंपॉर्टेंट बिहार पीसीएस के लिए, वो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, बिहार का जो रोल है फ्रीडम स्ट्रगल में, हमारे भारत की आज़ादी में जो बिहार का रोल है वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, बिहार क्योंकि बिहार से लोगों ने बहुत एक्टिवली जो है पार्टिसिपेट किया नेशनल मूवमेंट में। जो हमारी आज़ादी की लड़ाई थी उसमें बिहार के लोगों के द्वारा का जो योगदान है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। कई लोगों ने जो है इस नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। यहाँ तक कि हमें ये देखने को मिलता है कि गांधी जी के द्वारा जो इनका पहला नेशनल मूवमेंट था, जो मास स्केल का जो मूवमेंट था सबसे बड़ा, जो चंपारण सत्याग्रह जिसके नाम से जानते हैं हम, तो चंपारण सत्याग्रह जो है वो गांधी जी के द्वारा भी शुरू किया गया, यहाँ बिहार से ही शुरू किया गया। ठीक है। और हम ये भी देखने को मिलेगा कि इस आज़ादी की स्ट्रगल में जो है महिलाओं के द्वारा भी जमकर जो है भागीदारी जो की गई, जमकर जो है पार्टिसिपेशन किया गया। देखिए, अब बात करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है इसका गठन हुआ 1885 में। ठीक, 1885 में इसका गठन हुआ और ए हो यूम के द्वारा जो है इसका गठन किया गया। और शुरुआती दिनों में जो है देखेंगे तो बिहार के लोगों के द्वारा बढ़ चढ़ के जो भी कांग्रेस के जो भी सेशंस वगैरह हुआ करते थे, तो उसमें लोगों के द्वारा हिस्सा लिया जाता था बिहार से भी। ठीक। और उसके बाद इसी को देख करके एक बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी की स्थापना किया जाता है 1908 में। बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी की इसका जो गठन है वो 1908 में होता है और इसके प्रेसिडेंट नियुक्त किए जाते हैं नवाब सरफराज हुसैन खान बहादुर को। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। नवाब सरफराज हुसैन खान बहादुर जो है वो जो बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी है इसके प्रेसिडेंट नियुक्त किए जाते हैं और इसका हेडक्वार्टर बनाया जाता है पटना में। ठीक है, तो इसका हेडक्वार्टर हो गया पटना। अब देखिए, जो ये प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी बनाई जाती है या जिसको हम बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी के नाम से जानते हैं, तो ये जो भी पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंसेस होंगे, जो भी मीटिंग्स वगैरह होंगी, तो ये कंडक्ट करेगी बिहार में। ठीक है, ये इसके जिम्मे रहेगा। तो जो पहला सेशन होता है बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी का, जो पहला कॉन्फ्रेंस होता है वो होता है पटना में 1908 में। ठीक। और इसमें इसके प्रेसिडेंट रहते हैं सर अली इमाम। तो सर अली इमाम, जैसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है यहाँ से कि पहला सेशन था, पहली मीटिंग थी जो बिहार प्रोविंशियल कमेटी की, तो वो कहाँ पे कंडक्ट हुई? तो पटना में हुई 1908 में। और उसके प्रेसिडेंट कौन थे? सर अली इमाम। ठीक है, याद रखिएगा ये। उसके बाद देखिए, इसमें मजहरुल हक ने के द्वारा भी जो है पार्टिसिपेट किया गया। देखिए, 1912 जो है बिहार के इतिहास के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, क्योंकि 22 मार्च 1912 को ही बंगाल का जो है बंगाल से बिहार अलग हुआ। विभाजन जो है, पार्टिसिपेशन जो है वो बंगाल से बिहार और उड़ीसा को अलग कर दिया था 22 मार्च 1912 को। ठीक है। देखिए, कुछ कुछ चीज़ें जो हम बताते हैं वो स्लाइड्स में नहीं दी हुई हैं, तो आप पेन और पेपर पे जो है आप उसको नोट कर सकते हैं। ठीक। तो 22 मार्च 1912 को बंगाल से अलग हो जाता है बिहार और उड़ीसा। अब बिहार और उड़ीसा जो है अलग कब होते हैं? तो 1 अप्रैल 1936 को, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। 1 अप्रैल 1936 को जो है बिहार और उड़ीसा जो है अलग हो जाते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट जो डेट जो है वो 22 मार्च 1912 है, इसीलिए हम 22 मार्च को हम बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि 22 मार्च 1912 को जो है बंगाल से अलग हुआ था बिहार हमारा। ठीक है, बिहार और उड़ीसा जो है बंगाल से अलग हो गए थे। और देखेंगे तो उसी साल जो है 1912 में ही 27वां जो सेशन है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जो 27वां अधिवेशन था, वो हमें देखने को मिला बंकीपुर पटना में हुआ। ठीक है, बंकीपुर पटना में जो है कांग्रेस का 27वां अधिवेशन हुआ और उस समय उसके प्रेसिडेंट थे आर एन मुधोलकर। तो आर एन मुधोलकर जो हैं ये 27वां अधिवेशन के प्रेसिडेंट हैं, जो कि कहाँ हुआ? पटना में हुआ। ठीक है। मजरुल हक ये थे चेयरमैन थे। ठीक। और सचिदानंद सिन्हा जो है वो जनरल सेक्रेटरी थे। तो याद रखिएगा कि जो 27वां सेशन था कांग्रेस का वो कहाँ हुआ? बंकीपुर पटना में हुआ। आर एन मधुलकर इसके प्रेसिडेंट थे, मजरुल हक जो है वो इसके चेयरमैन थे और सचिदानंद सिन्हा जो है इसके जनरल सेक्रेटरी थे। ठीक। आगे चलते हैं। तो देखिए, 1914 में मजरुल हक और सचिदानंद सिन्हा को
नियुक्त किया जाता है कि आप जो है इंग्लैंड जाएंगे, और इनके साथ भी कुछ मेंबर्स को भेजा जाता है, जैसे भूपेंद्र नाथ बसु, M.A. जिन्ना और N.M. समर्थ, B.N. शर्मा और लाला लाजपत राय। तो ये लोग मिल के जो है ये लोग को डिप्यूट किया जाता है इंग्लैंड के लिए, इंग्लैंड भेजा जाता है 1914 में। उसके बाद हम देखेंगे होम रूल मूवमेंट के बारे में। तो देखिए होम रूल मूवमेंट जो है वो शुरू किया गया आपके ये बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा, ठीक है। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है होम रूल मूवमेंट की शुरुआत की गई। और होम रूल मूवमेंट का जो मेन मकसद था, जो कहा था ना एक मोटो होता है किसी चीज़ का, तो इसका जो मेन मोटो था वो था सेल्फ गवर्नमेंट। जैसे हम वर्ड से समझ सकते हैं ना कि होम रूल मतलब अपना स्वयं का घर का ही रूल होगा, अपना ही शासन होगा। तो एक सेल्फ गवर्नमेंट इनका मोटो था कि हमको एक सेल्फ गवर्नमेंट लेके आना है, हम खुद अपना जो है राज करेंगे, अंग्रेज़ों के द्वारा जो है हम पे राज नहीं किया जाए। तो इनका जो मेन मोटो था वो सेल्फ गवर्नमेंट का मोटो था, ठीक है। सेल्फ गवर्नेंस, खुद ही रूल करना, होम रूल, ठीक है, अपना खुद का रूल। तो देखिए होम रूल मूवमेंट जो है वो स्टार्ट किया गया एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा। इसका एक हमको इम्पैक्ट देखने को मिलता है बिहार में। यहाँ पे क्या होता है कि बंकीपुर में जो है 16 दिसंबर 1916 को मीटिंग की जाती है और डिसाइड किया जाता है कि होम रूल लीग जो है अब बिहार में भी शुरू किया जाएगा, ठीक। और कुछ पर्सन्स को इलेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो इसके प्रेसिडेंट नियुक्त किए जाते हैं मजहर उल हक, वाइस प्रेसिडेंट सरफराज हुसैन खान और पूर्णेंदु नारायण सिन्हा। सेक्रेटरीज इनके नियुक्त किए जाते हैं चंद्रबंशी सहाय और बैजनाथ नारायण सिंह, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा। मेन इंपॉर्टेंट इनका नाम है कि प्रेसिडेंट जो है होम रूल लीग जो जब शुरू हुआ बिहार में तो उसके प्रेसिडेंट कौन थे, तो मजहर उल हक थे, ठीक है। देखिए एनी बेसेंट जो है वो पटना आती हैं 18 अप्रैल 1918 को, ठीक है। और बाकी जो होम रूल लीग के जो मेंबर्स रहते हैं उनसे बात करती हैं। उसके बाद फिर दोबारा वापस आती हैं जुलाई 25, 1918 को और मिलती हैं हसन इमाम से और सजदानंद सिन्हा से, ठीक। उसके बाद होम रूल मूवमेंट देखेंगे तो देखिए ये मेनली स्टार्ट किया गया था लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाने के लिए। जैसे हम बताया आपको अभी कि इसका जो मेन मोटो था वो था खुद की अपनी सरकार बनाना, सिर्फ सेल्फ गवर्नेंस इनका मोटो था। साथ ही साथ ये चाहते थे कि लोगों के बीच में जो एक पॉलिटिकल एजुकेशन है उसको प्रमोट किया जाए, और ये चाहते थे कि एक इंडियंस के बीच में जो कॉन्फिडेंस की कमी है उस कॉन्फिडेंस को बिल्ड किया जाए कि आप जो है गवर्नमेंट के खिलाफ जो है आप आवाज़ उठा सकें अपनी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये होम रूल मूवमेंट का जो मेन मोटो था। अब हम बात करेंगे रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म के बारे में। देखिए कांग्रेस जो है, जो हमारी इंटरनेशनल कांग्रेस थी, ये संवैधानिक रास्तों को अपना रही थी, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब ये नियम को फॉलो कर करके जो है ये चलती थी। और लेकिन मोटो इनका भी क्या था, सेल्फ गवर्नेंस का मोटो था, ठीक है। सेल्फ गवर्नेंस का मोटो जो कांग्रेस का भी था, ठीक है। तो एक सेक्शन ऑफ नेशनलिस्ट प्रीच रेडिकल आइडियाज़ एंड फॉलोड रेवोल्यूशनरी मेथड। और देखिए कुछ नेशनलिस्ट ऐसे थे, कुछ क्रांतिकारी ऐसे थे जो है कुछ रेवोल्यूशनरी मेथड को अपनाते थे इस सेल्फ गवर्नेंस को अटेंड करने के लिए, ठीक। तो हम देखेंगे कि 1905 में क्या होता है, बंगाल का विभाजन होता है। बंगाल का विभाजन होता है, लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया जाता है बंगाल का विभाजन। और इसकी वजह से जो है जो क्रांतिकारी रहते हैं उनके बीच में विभाजन के बाद जो है एक जो आग है वो फैलने लगती है इसके विरोध में। और हम देखेंगे कि बरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त जो है इनका इम्पैक्ट पड़ता है, इनकी एक्टिविटीज़ का हम इम्पैक्ट देखेंगे बिहार में। 30 अप्रैल को क्या होता है, 30 अप्रैल 1908 को जिसको हम मुजफ्फरपुर वो बोलते हैं, मुजफ्फरपुर कॉन्स्पिरेसी केस के नाम से जानते हैं। तो मुजफ्फरपुर कॉन्स्पिरेसी केस में यहाँ क्या होता है कि एक बम जो है फेंक दिया जाता है जिसमें 2 यूरोपियंस महिलाएं हैं, उनकी जो है हत्या हो जाती है, वो मर जाती हैं। और इनके मिस्टर पिंगले कैंडी हैं इनकी पत्नी, और इनकी जो पुत्री है इनकी भी हत्या इसमें हो जाती है। और ओरिजिनली ये बम बनाया गया था किंग्सफोर्ड के लिए, ठीक है। किंग्सफोर्ड के लिए बनाया गया था जो मुजफ्फरपुर में डिस्ट्रिक्ट जज थे। तो ये क्या करते थे कि ये जो भी क्रांतिकारी रहते थे इनको ये हमेशा फांसी वगैरह सज़ा दे दिया करते थे, कड़ी से कड़ी सज़ा दिया करते थे। तो इन्हीं को मारने के लिए ये बम बनाया गया था, लेकिन गलती से जो है यहाँ 2 महिलाओं की हत्या हो जाती है। और उसके बाद देखेंगे तो इस ऑफेंस के लिए जिम्मेदार होते हैं खुदीराम बोस। तो खुदीराम बोस और इनके साथी हैं प्रफुल्ल चक्की, इन्हीं लोग के द्वारा जो है ये इस घटना को अंजाम दिया गया रहता है। तो खुदीराम बोस जी को जो है फांसी की सज़ा सुना दी जाती है और इनको फांसी हो जाती है अगस्त 11, 1908 को। और साथ ही साथ जो प्रफुल्ल चक्की हैं इनके साथी जो इनका साथ दिए थे इसमें, तो वो खुद को जो है गोली मार लेते हैं, ठीक। इनकी मृत्यु हो जाती है। अब देखिए देवघर हमें देखने को मिलेगा कि जो देवघर का इलाका है वो क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए एक दूसरा केंद्र रहता है, और देवघर में ही पड़ता है सिल लॉज। तो सिल लॉज का इस्तेमाल जो है बम वगैरह बनाने के लिए और जो क्रांतिकारी हैं उनको एक ट्रेनिंग देने के लिए यहाँ पे देवघर का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है।
और यहाँ पे इनको गाइड करने के लिए रहते हैं सखाराम गणेश देवस्कर। ठीक है, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 65th बीपीएससी में, शायद अभी हमको याद नहीं आ रहा, 65th या 66th बीपीएससी में सखाराम गणेश देवस्कर के पे एक सवाल आया था कि देशर कथा एक किताब है, देशर कथा, तो देशर कथा किसके द्वारा लिखी गई। देखिए स्पेलिंग लिख दे रहे हैं यहाँ पे, देशर कथा। ठीक है, तो देशर कथा जो बुक है बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, ये लिखी गई है सखाराम गणेश देवस्कर के द्वारा। ठीक, याद रखिएगा ये। उसके बाद देखेंगे तो इंदुनाथ नैंडी जो है, ये भी अपनी रिवोल्यूशनरी जो एक व्यू है लोगों तक फैलाते हैं विद द हेल्प ऑफ मैजिक लैंटेन। मैजिक लैंटेन जो पहले के टाइम पीरियड पे एक आता था, इसमें छोटी छोटी फ़ोटोज़ या मूवी टाइप में वो चलता था सीन्स, लोग ऐसे उसमें झुक के देखते थे। ठीक है, तो उसके हेल्प से जो है ये लोगों को जागरूक करते हैं। रांची एक दूसरा सेंटर है, ठीक है, जहाँ पे अनुशीलन समिति जो है यहाँ पे शुरुआत होती है पटना में अनुशीलन समिति की। अनुशीलन समिति देखिए 1902 में जो है शुरू किया जाता है, और ये अरबिंदो घोष और बरिंद्र घोष जी के द्वारा, अरबिंदो घोष नाम याद रखिएगा, अरबिंदो घोष और बरिंद्र घोष जी के द्वारा जो है अनुशीलन समिति की शुरुआत की जाती है। साथ ही साथ कुछ लोगों को, कुछ क्रांतिकारियों को जो है यहाँ सज़ा मिल जाती है रोडा आर्म्स केस में। रोडा आर्म्स केस क्या है, तो देखिए 26 अगस्त 1914 को, 26 अगस्त 1914 को कलकत्ता में जो है अंग्रेज़ों का एक ट्रक जो है पूरा हथियार से भरा हुआ ट्रक जा रहा था, और वहाँ पे जो ये जुगांतर के मेंबर हैं और अनुशीलन समिति के जो लोग रहते हैं वो क्या करते हैं, इस ट्रक पे हमला कर लेते हैं और पूरा जो हथियार वगैरह है वो अपने कब्जे में ले लेते हैं। तो यही था रोडा आर्म्स केस। तो और लेने के बाद जो भी क्रांतिकारी हैं तो उनके बीच में ये हथियार वगैरह जो है बांट देते हैं। ठीक, तो ये चीज़ याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अनुशीलन समिति जो है किसके द्वारा शुरू किया गया, तो अरबिंदो घोष और बरिंद्र घोष के द्वारा। ठीक, अब आते हैं हम चंपारण सत्याग्रह पे। तो देखिए चंपारण सत्याग्रह जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करता है हमारे इंडियन नेशनल मूवमेंट में, क्योंकि ये पहला ऐसा मूवमेंट रहता है जो गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, तो ये पूरे इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है, और ये शुरू कहाँ से हुआ, चंपारण से शुरू हुआ, बिहार से। ठीक, देखिए इट वॉज हियर इन चंपारण दैट महात्मा गांधी आफ्टर ही रिटर्न फ्रॉम साउदी अफ्रीका टेस्टेड हिज न्यू वेपन ऑफ सत्याग्रह। तो सत्याग्रह का जो इनका हथियार था, ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस मेथड से ये चंपारण सत्याग्रह वो शुरू हुआ। तो जो भी साउथ अफ्रीका से जब गांधी जी वापस आते हैं, सबसे पहला जो सत्याग्रह किया गया भारत में वो कौन सा सत्याग्रह था, तो वो चंपारण सत्याग्रह था। सबसे फर्स्ट जो है सत्याग्रह यही था। ठीक है, जो सत्य और अहिंसा पर आधारित था, सत्य और अहिंसा पे ये आधारित था। अब बात करते हैं कि चंपारण में समस्या क्या थी, क्यों ये सत्याग्रह शुरू किया गया। तो देखिए जो नील की खेती करने वाले जो किसान थे, तो यहाँ पे जो है इनके द्वारा जो है यूरोपियन जो अंग्रेज़ थे उनके द्वारा ज़बरदस्ती खेती करवाई जाती थी। तो दो तरह का सिस्टम यहाँ पे था, एक था ज़िरैत सिस्टम और एक था असामी वार सिस्टम। ज़िरैत सिस्टम में क्या होता था कि जो इंडिगो कल्टीवेशन है ये डायरेक्ट मैनेजमेंट में है। ठीक है, अंग्रेज़ों के डायरेक्ट मैनेजमेंट या जो वहाँ पे जो ज़मींदार थे उनके डायरेक्ट मैनेजमेंट में होता था। ठीक, और यहाँ पे जो लेबर्स काम करते थे उनको बहुत कम पैसे दिए जाते थे। वहीं जो असामीवार सिस्टम है, जो यहाँ के फैक्ट्री चीफ्स हैं, ये इनके पास ये ज़मीन रहती थी और ये ज़मीन पे जो है ये किसानों से काम करवाते थे, ज़बरदस्ती लैंड कल्टीवेशन करवाते थे, नील की खेती करवाते थे। और जो सबसे ज़्यादा हमें चंपारण में जो सिस्टम देखने को मिला वो मिला तीन खटिया सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है ये, याद रखिएगा, मेंस के पर्सपेक्टिव से भी और प्री के उससे भी। ठीक है, तो तीन खटिया सिस्टम में क्या होता था कि यहाँ पे नील की खेती करवाई जाती थी कि 1 बीघा अगर ज़मीन है तो 1 बीघे में आप 3 कट्ठा पे जो है, मतलब 3/20, 1 बीघे में 3 कट्ठे पे आपको नील की खेती करनी होगी। और एग्रीमेंट जो है साइन करवा लिया जाता था कि आपको एक फ़िक्स प्राइस जो है दिया जाएगा। ठीक है, तो फिक्स प्राइस जो है कर लिया जाता था, और अगर वो प्राइस पे नहीं कर पाते थे तो उन पे पेनाल्टी वगैरह जो है लगाई जाती थी। ठीक है, तो इस चीज़ से जो है किसान बहुत परेशान थे। यहाँ पे उनका जो है शोषण किया जा रहा था, ज़बरदस्ती उनसे नील की खेती करवाई जा रही थी। ठीक है, और कोई सुनने वाला नहीं था। सब यहाँ जितने अधिकारी थे सब बहरे थे, कोई इनकी समस्या को सुनने वाला नहीं था। लेकिन बाद में आते हैं राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल जो है वो गांधी जी को लेके आते हैं चंपारण में। ठीक है, तो राजकुमार शुक्ल जो हैं ये समस्या समझते हैं इनकी, किसानों की जो नील की खेती करते हैं। इसके बाद ये गांधी जी से मिलते हैं लखनऊ के सेशन में। लखनऊ के सेशन में जहाँ 1916 में दिसंबर में कांग्रेस का सेशन होता है, और राजकुमार शुक्ल जी यहाँ से जाते हैं और गांधी से इनकी यहाँ मुलाकात होती है पहली बार।
और ये समस्या जो है बताते हैं, जो चंपारण के किसानों का जो समस्या है ये इनको बताते हैं। उसके बाद देखेंगे तो ब्रज किशोर प्रसाद जी के द्वारा जो है वहाँ पे एक रेजोल्यूशन पास किया जाता है कि जो किसान हैं उनकी मदद किया जाएगा। तो ये रेजोल्यूशन जो है पास हो जाता है। इसके बाद राजकुमार शुक्ल जी जो हैं फिर से एक बार मिलते हैं गांधी जी से, और दूसरी बार ये कलकत्ता में मिलते हैं। ठीक है, दूसरी बार गांधी जी कलकत्ता में मिलते हैं, और गांधी जी और राजकुमार शुक्ल के साथ जो है वो अब यहाँ से कलकत्ता से निकल जाते हैं बिहार के लिए। ठीक, तो 9 अप्रैल 1917 को गांधी जी और राजकुमार शुक्ल जो है वो पटना पहुँचते हैं। उसके बाद देखेंगे तो पटना से जो ये है अगली रात ही निकल जाते हैं मुजफ्फरपुर के लिए। ठीक है, पटना से अगली रात जो है ये मुजफ्फरपुर के लिए निकल जाते हैं। उसके बाद अब 10 अप्रैल 1917 को गांधी जी और राजकुमार शुक्ल पहुंचते हैं मुजफ्फरपुर। ठीक, और उसके बाद उसी रात वहाँ पे जेबी कॉलेज के छात्रों के द्वारा और आचार्य कृपलानी के द्वारा जो है गांधी जी और राजकुमार शुक्ल का जो है स्वागत किया जाता है। और 14 अप्रैल तक गांधी जी जो हैं वहाँ की सिचुएशन को, कंडीशन को एनालाइज़ करते हैं, देखते हैं, किसानों से मिलते हैं। तो 10 अप्रैल से लेके 14 अप्रैल के बीच में गांधी जी वहाँ के जो किसान थे उनसे मीटिंग करते हैं और बातचीत करते हैं, और सिचुएशन जो वहाँ कंडीशन रहती है उसको एनालाइज़ करते हैं। ठीक, और फिर वहाँ से मूव करते हैं मोतिहारी, मोतिहारी की तरफ। ठीक है, तो 15 अप्रैल 1917 को जो है मोतिहारी पहुँचते हैं। और लेकिन देखिए मोतिहारी पहुँचते तो हैं, लेकिन वहाँ की जो सरकार रहती है मोतिहारी की, जो मजिस्ट्रेट रहते हैं मोतिहारी की मजिस्ट्रेट जो है मना कर देते हैं इनको कि आप जो है विलेज में मत आइए। और इनके अगेंस्ट 18 अप्रैल को हम देखेंगे तो एक केस भी जो है फाइल कर दिया गया, एफआईआर भी जो है इनके अगेंस्ट जो है लॉन्च कर दी जाती है। और लेकिन गांधी जी साफ क्लियरली अपना एम जो बताते हैं, गांधी जी कहते हैं कि मेरे चंपारण आने का जो मकसद है वो ये क्लियरली बता देते हैं, और जब तक वो पूरा नहीं होगा तब तक हम ये नहीं जाएंगे। ठीक है, गांधी जी अनाउंस कर देते हैं। उसके बाद इस सिचुएशन को देखते हुए क्या होता है कि सरकार के द्वारा जो है बाद में केस वापस कर लिया जाता है। 20 अप्रैल को जो है इस केस को वापस ले लिया जाता है। अब यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि ये पहला फेज़ है गांधी जी के सक्सेस का। गवर्नमेंट जो है वो कंफ्यूज हो जाती है, और क्योंकि इतनी भीड़ इकट्ठा हो गई रहती है कि अब जो यहाँ की गौर सरकार है वो इसको कंट्रोल नहीं कर पाती है। ठीक है, इतने लोग इकट्ठा हो गए रहते हैं। जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं सर एडवर्ड गेट, तो सर एडवर्ड गेट को जो है चार्ज दिया जाता है कि आप जो है एक इंक्वायरी कमेटी बनाइए। उसके बाद ये इंक्वायरी कमेटी जो है जो किसानों की समस्याएं हैं उसको देखेंगी और उसको हल करने की कोशिश करेंगी। ठीक, एक कमेटी का गठन किया जाता है। कमेटी का, और कमेटी में जो है गांधी जी को मेंबर बनाया जाता है। गांधी जी कहते हैं कि हम इसी कंडीशन पे इस कमेटी को ज्वाइन करेंगे कि हम जो है इस कमेटी में रहते हुए भी अपने जो मेरे साथी हैं उनसे हम कंसल्ट कर सकें, पूछताछ कर सकें, बातचीत कर सकें उसके बाद। ठीक है, तो बाद में ये कमेटी के सदस्य बन जाते हैं। और कमेटी के रिकमेंडेशन पर देखिए चंपारण एग्रीगेरियन बिल जो है वो पास किया जाता है। ठीक है, तो ये चंपारण एग्रीगेरियन बिल जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल में ये प्रेजेंट किया जाता है 29 नवंबर 1917 को। और इसी के संबंध में चंपारण एग्रीगेरियन एक्ट जो है वो 1 मई 1918 को पास कर दिया जाता है लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा। ठीक, विच एसलेटेड द प्रोसेस ऑफ पुटिंग टू एंड द कर्स ऑफ इंडिगो। अब यहाँ से जो इंडिगो की ज़बरदस्ती खेती करवाई जा रही थी यहाँ समाप्त हो जाता है। महात्मा गांधी का जो चंपारण मूवमेंट है ये एक कंप्लीट सक्सेस रहा। ठीक, कंप्लीट सक्सेस रहा। और साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि चंपारण सत्याग्रह जो है बिहार के साथ साथ भारत के इतिहास के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट ये मूवमेंट रहा, क्योंकि ये पहला ऐसा मूवमेंट था जो जिसमें जो है मतलब जो गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया बिहार में, और ये एक बहुत बड़ा सक्सेस रहा। ठीक, अब कुछ वेलफेयर वर्क्स देख लेते हैं गांधी जी के जो चंपारण में किए गए गांधी जी के द्वारा। तो देखिए सत्याग्रह मूवमेंट के बाद जो है गांधी जी अपनी पत्नी कस्तूरबा जी के साथ जो है वो यहाँ पहुँचते हैं, और यहाँ पे स्कूल वगैरह जो है ओपन करवाते हैं। जैसे देखेंगे तो पहला स्कूल जो है ये लड़का सेन में, लड़का सेन जो कि 20 मील की दूरी पे है मोतिहारी से। तो नवंबर 14 1917 को जो है एक स्कूल यहाँ ओपन किया जाता है। साथ ही साथ 20 नवंबर 1917 को एक और स्कूल खोला जाता है बिटवारा, जो कि नेपाल तेराई के पास पड़ता है। यहाँ पे 2 स्कूल जो है ओपन किए जाते हैं। और जब गांधी जी चंपारण पहुंचते हैं दूसरी बार, तो यहाँ पे बॉम्बे, कर्नाटका और महाराष्ट्र के भी कई जो सोशल वर्कर्स हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो भी मतलब गांधी जी से मिलने के लिए यहाँ पहुँच जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा देखेंगे तो जो मतलब मेन गांधी जी ये सभी इसलिए करते हैं ना कि उन्होंने जब वो चंपारण आए रहते हैं तो वो देखते हैं कि यहाँ के लोगों की स्थिति कैसी है, कितनी गरीबी है, और लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। ठीक है, तो इन सभी समस्याओं को, लोगों की समस्याओं को देखते हुए जो है वो अपनी पत्नी के साथ आते हैं 8 नवंबर 1917 को। और वो चाहते हैं कि जो भी यहाँ के सोशल एविल्स हैं, जो भी समस्याएं हैं, सबसे इन लोगों को छुटकारा दिलवाया जाए। ठीक है,
वॉलंटियर्स प्लंग्ड इनटू द वर्क्स ऑफ एजुकेशन, सैनिटेशन एंड हेल्थ एंड द होल चंपारण वाज इनगल्फ्ड विद द फीलिंग ऑफ चेंज। अब देखिए, जब बॉम्बे, कर्नाटका, महाराष्ट्र, हर जगह से जब सोशल वर्कर, सामाजिक कार्यकर्ता आते हैं गांधी जी से मिलने के लिए, तो सभी लोग जो हैं यहाँ पे चंपारण में जो भी समस्याएं रहती हैं, एजुकेशन की समस्याएं हो गई या स्वास्थ्य की समस्याएं हो गई, तो सभी समस्याओं से जो है लोगों की मदद करते हैं और एक पूरा का पूरा हमें चंपारण में एक चेंज जो है देखने को मिलता है। अब बात करेंगे रोलेट एक्ट की। तो देखिए, रोलेट एक्ट आया 1919 में, ये एक्ट आया और ये एक्ट ये कहता था कि अगर कोई भी सरकार के खिलाफ बोलता है या कुछ कोई भी विरोध करता है, तो बिना उसको किसी ट्रायल के, बिना उसको कोर्ट में पेश किए ही अरेस्ट कर लिया जाएगा, गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ठीक, बिना यहाँ मतलब बिना किसी वारंट के ही गिरफ्तारी हो जाएगी, वारंट की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट गिरफ्तार कर सकते हैं अगर वो सरकार का विरोध कर रहा है तो। ठीक है, तो रॉलेट बिल जो था ये एक आर्बिट्री पावर दे रहा था। ठीक है, ये गलत तरह की एक पावर जो है, ये आर्बिट्री पावर दे रहा था ब्यूरोक्रेसी को, ताकि वो सेडिशन को दबा सके। सेडिशन वही है कि जो सरकार विरोधी भाषण देना या सरकार विरोधी गतिविधियां करना, वो आ जाएगा, उस पर सेडिशन का चार्ज लग जाएगा। ठीक है, तो गांधी जी इसके अगेंस्ट एक सत्याग्रह शुरू कर देते हैं रोलेट एक्ट के अगेंस्ट में 30 मार्च 1919 को। ठीक है, और पूरे देश में हमें हड़ताल देखने को मिलता है, अनशन देखने को मिलता है। ठीक, और उसके बाद देखेंगे तो साथ ही साथ ये धीरे धीरे बिहार से होते हुए कई जगह फैलता है, पटना, मुजफ्फरपुर, छपरा, चंपारण, मुंगेर, भागलपुर, गया। ठीक, हर जगह जो है ये सत्याग्रह जो है ये फैलता है, सब इसके विरोध में लोग भूख हड़ताल करते हैं और जो भी ऑफिसेज हैं ये सब बंद हो जाती हैं और मतलब हर जगह हड़ताल होता है और यहाँ पे लोग इसका जो विरोध करते हैं लॉरेट एक्ट का, इसको वापस लेने के लिए। इसके बाद शुरू होता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक, तो देखिए, पंजाब और खिलाफत रॉन्ग्स की वजह से जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की शुरुआत होती है और गांधी जी के द्वारा जो ये मूवमेंट है शुरू किया जाता है। और इसमें हमें देखने को मिलेगा कि बिहार का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। 28 अगस्त 1920 को जब बिहार का एक प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस होता है, तो उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है एक रेजोल्यूशन पास करते हैं। ठीक है, एक रेजोल्यूशन जो है वो पास किया जाता है इनके द्वारा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा, और महात्मा गांधी जी को सपोर्ट करते हैं, उनके नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वो सपोर्ट करते हैं। और उसके बाद देखेंगे तो गांधी जी विजिट करते हैं पटना दिसंबर में। ठीक है, और इस फाउंडेशन की जो शुरुआत करते हैं, नेशनल कॉलेज जो है, नेशनल कॉलेज ये का फाउंडेशन जो है न्यू रखते हैं, नेशनल कॉलेज ऑफ बिहार की जो विद्यापीठ है। ठीक है, इसका जो है गठन करते हैं ये। और नेशनल कॉलेज ऑफ बिहार विद्यापीठ हमें देखने को मिलेगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करते हैं यूथ को ट्रेनिंग देने में और जो नेशनल वर्कर्स हैं और जो क्रांतिकारी हैं उनको ट्रेनिंग देने में। और इसी टाइम में हम देखेंगे कि मौलाना अब्दुल बारी इस मूवमेंट को ज्वाइन करते हैं, मौलाना अब्दुल बारी जी जो हैं इस मूवमेंट को ज्वाइन करते हैं। अब कुछ इवेंट्स देख लेते हैं जो नॉन कॉपरेशन के समय में हुए। तो नॉन कॉपरेशन मतलब हो गया असहयोग आंदोलन, मतलब हम अंग्रेज़ों का जो सहयोग है वो नहीं करेंगे। तो टीचर्स और इस जो छात्र हैं वो क्या करते हैं, स्कूल छोड़ देते हैं, कॉलेज छोड़ देते हैं, यहाँ तक कि जो लॉयर्स हैं वो कोर्ट्स में जाना छोड़ देते हैं। और कई ऑफिशियल्स ऐसे हैं, कई इंडियन जो ऑफिशियल्स हैं वो अपनी जॉब छोड़ देते हैं। और जो विदेशी सामान रहता है, जो फॉरेन गुड्स है, उनको भी बॉयकॉट कर दिया जाता है, उनको भी बॉयकॉट कर दिया जाता है, उनको भी छोड़ दिया जाता है, कोई भी विदेशी सामान नहीं खरीदेगा। और साथ ही साथ हमें मुंगेर और भागलपुर में देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो नीलामी होती थी फेरीज़ और पाउंड्स की, उनको भी बॉयकॉट कर दिया जाता है। और जो गवर्नमेंट का प्रेस है पटना में, गवर्नमेंट का जो प्रेस है, प्रिंटिंग प्रेस रहता है पटना में, वहाँ पे भी हड़ताल हो जाती है। यहाँ तक कि मार्च और अप्रैल के टाइम पीरियड में हम देखेंगे तो पुलिस भी जो है हड़ताल कर देती है, पटना, पूर्णिया, मुंगेर और चंपारण की पुलिस। साथ ही साथ जब प्रिंस ऑफ वेल्स आते हैं बॉम्बे में नवंबर 17 को, तो जब ये बॉम्बे पहुंचते हैं तो यहाँ पे भी इसी के विरोध में बिहार में पूरा हड़ताल हो जाता है। उसके बाद जब ये पटना पहुंचते हैं 22 दिसंबर, तो यहाँ भी इनको कंप्लीट बॉयकॉट जो है वो कर दिया जाता है। उसके बाद गांधी जी को मार्च 1922 में अरेस्ट कर दिया जाता है और इसी के विरोध में हमको पूरे देश भर में जो है प्रोटेस्ट वगैरह देखने को मिलता है। इसके बाद सिविल डिसोबीडियंस इंक्वायरी कमेटी जो है कांग्रेस के द्वारा जो है भेजी जाती है बिहार में, जो बिहार में आती है 1922 में। उसके बाद 6 फरवरी 1921 को बिहार विद्यापीठ का गठन किया जाता है और जिसका इनाग्रेशन जो है गांधी जी करते हैं। मौलाना मजरूल हक और ब्रज किशोर प्रसाद, यहाँ के देखिए जो ये मौलाना मजरूल हक है ये आपके बिहार विद्यापीठ के चांसलर नियुक्त किए जाते हैं और ब्रज किशोर प्रसाद जी को नियुक्त किया जाता है वाइस चांसलर, और राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया जाता है प्रिंसिपल बनाया जाता है नेशनल स्कूल पटना का। उसके बाद देखिए, तो देखिए मजरूल हक जो हैं वो इस्टेब्लिश करते हैं सदाकत आश्रम पटना में। ठीक, डिगहा में ये इस्टेब्लिश करते हैं और ये जो सदाकत आश्रम है ये मेन सेंटर बनता है नेशनल मूवमेंट का। ठीक है, और इनके द्वारा एक पेपर भी शुरू किया जाता है, न्यूज़पेपर, जिसका नाम रहता है मदरलैंड, जो कि 30 सितंबर 1921 से शुरू होता है।
जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट है इस बीच वो रहता है 37th सेशन, जो कांग्रेस का 37वां अधिवेशन है, जो कि गया में होता है 1922 में, जिसके प्रेसिडेंट रहते हैं सी आर दास। ठीक है। और यहाँ पे वोटिंग होती है कि हम लेजिस्लेचर को बॉयकॉट कर देंगे। ठीक है। लेजिस्लेचर को बॉयकॉट करने के लिए यहाँ पे जो है वोटिंग होती है। और इस सेशन में राजेंद्र प्रसाद को जो है इलेक्ट किया जाता है एज द सेक्रेटरी ऑफ द कांग्रेस। ठीक है। और जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी है, AICC, यानी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, इसका जो ऑफिस है वो शिफ्ट कर दिया जाता है कहाँ पे, पटना में। ठीक है। अब इसका ऑफिस जो पटना में शिफ्ट कर दिया जाता है। और इस मीटिंग में ताना भगत के द्वारा भी पार्टिसिपेट किया जाता है। ठीक है। इस मीटिंग में याद रखिए, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में ताना भगत के द्वारा पार्टिसिपेशन किया गया था। तो 37वां अधिवेशन जो कि गया में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, 37वां अधिवेशन जो कि गया में हुआ था उसमें ताना भगत ने पार्टिसिपेट किया था। अब देखिए, राजेंद्र प्रसाद जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं फेमस फ्लैग सत्याग्रह में नागपुर में 1923 में। और इनके साथ बिहार से भी कुछ लोग जो है शामिल रहते हैं। और गांधी जी के द्वारा 5 फरवरी 1922 को, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 फरवरी 1922 को जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। चौरी चौरा कांड को देखते हुए, चौरी चौरा जो इंसिडेंट हुआ रहता है उसको देखते हुए गांधी जी के द्वारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है विड्रॉल कर दिया जाता है। डेट याद रखिएगा, 5 फरवरी 1922 को। और बिहार में जो है खादी का प्रोडक्शन और अदर जो एक्टिविटीज़ होती हैं लीडर्स की, ये जो है ये बढ़ जाती हैं। अब यहाँ पे बिहार में खादी का प्रोडक्शन जो है ज़्यादा होने लगता है। अब देखिए, कांग्रेस में हमें अब इसके बाद देखने को मिलता है विभाजन। कांग्रेस में विभाजन होता है, स्प्लिट होता है, और स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन होता है। तो स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? तो सी आर दास और मोतीलाल नेहरू, नाम याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछ भी चुका है। तो स्वराज पार्टी का गठन किया जाता है 1923 जनवरी 1 जनवरी 1923 को, 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी का गठन किया जाता है। सी आर दास और मोतीलाल नेहरू जो हैं इसके मेन लीडर रहते हैं, यही गठन करते हैं। और बिहार की जो स्वराज पार्टी है उसका गठन होता है फरवरी 1923 में। ठीक है, ये तो ऑल इंडिया की स्वराज पार्टी हो गई। अब बिहार की एक स्वराज पार्टी का गठन होता है 1923 में, जिसमें श्री नारायण प्रसाद जो हैं ये इसके पहले प्रेसिडेंट हैं, और अब्दुल बारी जी जो हैं वो इसके सेक्रेटरी रहते हैं। तो ये पार्टी है पार्टिसिपेट करती है असेंबली के इलेक्शन में, जो कि इलेक्शन होता है नवंबर 1923 में। और इनको यहाँ पे 8 सीट्स मिलती हैं, 8 सीटें जीत जाते हैं असेंबली में, और 10 सीट्स ये जीतते हैं जो काउंसिल है उसमें। उसके बाद देखिए आता है साइमन कमीशन। तो 1928 में आता है साइमन कमीशन, और साइमन कमीशन को चारों तरफ से बॉयकॉट देखने को मिलता है। लोग उसको काला झंडा दिखाते हैं और नारे लगाते हैं कि साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ। और उसके बाद सभी पार्टी की एक मीटिंग, जो भी छोटी मोटी पार्टियां या जो भी बड़ी बड़ी पार्टियां रहती हैं, सभी पार्टियों की एक मीटिंग बुलाई जाती है, और वो मीटिंग को ऑर्गेनाइज करते हैं अनुग्रह नारायण सिन्हा। ठीक है। और इसमें डिसाइड किया जाता है कि हम साइमन कमीशन को बॉयकॉट करेंगे। सभी पार्टी की मीटिंग्स होती हैं, और उसमें जो है डिसीजन लिया जाता है कि जो ये साइमन कमीशन है हम उसको बॉयकॉट करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन बिहार। तो देखिए, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया 1930 में। देखिए, जो 1923 का लाहौर सेशन था, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। तो इस सेशन में जो है जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट थे इस सेशन के। तो इस सेशन में डिक्लेयर किया गया कि 26 जनवरी 1930 का जो डेट होगा, तो उस दिन हम डिक्लेयर करेंगे इंडिपेंडेंस डे। ठीक है। तो यहाँ पे डिसीजन लिया गया कि 26 जनवरी 1930 को हम मनाएंगे अपना इंडिपेंडेंस डे। तो इस डे को भी सेलिब्रेट किया जाता है बिहार में। 26 जनवरी 1930 को जो है यहाँ पे कंप्लीट इंडिपेंडेंस की जो डिमांड की गई थी उसको सेलिब्रेट किया गया बिहार में। ठीक है। और वहीं दूसरी तरफ देखेंगे तो गांधी जी ने अपना जो फेमस दांडी मार्च है वो शुरू किया मार्च 1912 को, शुरू किया मार्च 1912, मार्च 12 1930 को। ठीक है। तो मार्च 12 1930 को जो है दांडी मार्च शुरू किया गया। वहीं 6 अप्रैल 1930 की जो डेट है वो फिक्स की गई कि इस दिन जो है नमक कानून को तोड़ा जाएगा, मतलब नमक बनाने पे जो है रोक लगा था, तो इसी नमक कानून को तोड़ा जाएगा, नमक बना के 6 अप्रैल 1930 को। देखिए, पटना के एक स्पीच में राजेंद्र प्रसाद जी जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को जो है सपोर्ट करते हैं। वहीं जवाहरलाल नेहरू जो है ये बिहार विजिट करते हैं। तो बिहार में ये सारण का जो डिस्ट्रिक्ट है, चंपारण, मुजफ्फरपुर, तो इस सारे डिस्ट्रिक्ट में जवाहरलाल नेहरू विजिट करते हैं 31 मार्च से अप्रैल 3 के बीच में। और इस वजह से जब इनके विजिट की वजह से लोगों को बहुत एक इंस्पिरेशन मिलता है। ठीक है। तो लोग जो है इसका सपोर्ट बहुत करते हैं। उसके बाद हमें देखने को मिलेगा कि साल्ट सत्याग्रह बिहार में शुरू होता है 15 अप्रैल 1930 को। ठीक है। सारण और चंपारण डिस्ट्रिक्ट में शुरू होता है साल्ट सत्याग्रह 15 अप्रैल 1930 को। और 16 अप्रैल से लेकर 21 अप्रैल 1930 के बीच में पटना में कई जो है हीरोइक सीन्स देखने को मिले, क्योंकि यहाँ पे लाठीचार्ज जो है पुलिस के द्वारा किया जाता है। जहाँ भी क्रांतिकारी इकट्ठा हो जाते हैं वहाँ पे पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया जाता है। पटना में ये साल्ट सत्याग्रह जो है इनॉग्रेट किया जाता है 16 अप्रैल 1930 को। और यहाँ याद रखिएगा कहाँ किया जाता है, तो नखास पिंड
जो कि पड़ता है मंगले टैंक यानी पटना सिटी में पड़ता है ये। यहाँ पे जो है ऑर्गेनाइज़ किया जाता है और यहाँ ये कहा जाता है कि यहाँ पे जो है हम नमक जो है वो बनाएंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे और जो नमक कानून है उसको तोड़ेंगे। ठीक है। उसके बाद पुलिस जो है जहाँ जहाँ ये लोग इकट्ठा होते हैं, पुलिस यहाँ पे पहुँचती है और लाठीचार्ज करने लगती है, लोगों को मारने लगती है, जिसमें अब्दुल बारी जी जो हैं ये भी जो घायल हो जाते हैं। और ये क्या करते हैं, ये क्राउड को कंट्रोल करने की कोशिश करते रहते हैं पटना कॉलेज में, लेकिन यहाँ ये भी घायल हो जाते हैं उस लाठीचार्ज में। और साथ ही साथ कृपलानी और राजेंद्र प्रसाद जी को भी पुलिस बहुत असॉल्ट करती है, यहाँ भी इनको मारती पीटती है। लेकिन इतने इन सब के बावजूद भी जो है लोगों के अंदर जो इसका एक विरोध रहता है वो समाप्त नहीं होता है। लोग तब भी जो है नमक कानून को तोड़ते हैं। भागलपुर में हम देखेंगे कि एक रेगुलर कैंप शुरू किया जाता है बीहपुर में। ठीक है, भागलपुर में पड़ता है बीहपुर। यहाँ पे एक रेगुलर कैंप की शुरुआत की जाती है और यहाँ पे लोगों को लाठी चलाना सिखाया जाता है। और जब सरकार को पता चलता है तो सरकार क्या करती है कि इस कैंप को इलीगल डिक्लेयर कर देती है और इस कैंप को जो है वो ख़त्म कर देती है। और जो कांग्रेस का जो कैंप ये है और जो लोकल ऑफिसर्स हैं सबको सीज कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसी के विरोध में फिर बीहपुर में क्या कर होता है कि बीहपुर का जो पुलिस चौकी है वहाँ यहाँ पे 250 चौकीदार रहते हैं। 250 चौकीदारों में से 130 चौकीदार जो है वो रिज़ाइन कर देते हैं इसके विरोध में। ठीक है, और इनके जो एक्शन मतलब जो लाठीचार्ज ये करते हैं बिहार में, तो उस इनके एक्शंस को कंडेम किया जाता है लोगों के द्वारा। भागलपुर में जो है इनके एक्शंस का जो है विरोध होता है इस लाठीचार्ज का। और यहाँ पे जो 5 नए इलेक्टेड मेंबर्स रहते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के, ये अपने पद से जो रिज़ाइन कर देते हैं इस लाठीचार्ज के विरोध में। अपने पद से ये लोग रिज़ाइन कर देते हैं। देखिए मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में श्री कृष्ण सिंह जो कि उस समय बिहार प्रोविंशियल कमेटी के ये सेक्रेटरी रहते हैं, और नंद कुमार सिन्हा, तो ये जो है ये एक्टिविटीज़ इनके द्वारा अब आगे बढ़ाई जाती हैं। कांग्रेस की जो भी एक्टिविटीज़ रहती हैं अब श्री कृष्ण सिन्हा जी और नंद कुमार सिन्हा जी ये दोनों लोग मिलकर बढ़ाते हैं। कई लोगों को, कई क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है नमक कानून तोड़ने के लिए। और जो छपरा जेल के जो कैदी हैं, छपरा जेल के कैदी जो है वो मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि हम फॉरेन क्लॉथ्स नहीं पहनेंगे, जो विदेशी कपड़े हैं हम वो नहीं पहनेंगे। और वो नेकेड हड़ताल पे चले जाते हैं और कहते हैं कि जब तक हमको अपना स्वदेशी क्लॉथ नहीं मिलेगा तब तक हम कपड़े नहीं पहनेंगे। एजिटेशन वॉज लॉन्च्ड फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ चौकीदार टैक्स इन बिहार। अब देखिए चौकीदारी टैक्स के लिए भी जो है विरोध शुरू हो जाता है और कांग्रेस को डिक्लेयर कर दिया जाता है इलीगल ऑर्गेनाइजेशन। तो 30 जून 1930 को जो है सरकार डिक्लेयर कर देती है कांग्रेस को, कांग्रेस जो है वो एक इलीगल ऑर्गेनाइजेशन है। वहीं राजेंद्र प्रसाद को अरेस्ट कर लिया जाता है 5 जुलाई को और 6 महीने के लिए इनको जेल में भेज दिया जाता है। लेकिन जब बाद में गांधी इरविन पैक्ट होता है 5 मई 1931 को, तो बाद में सभी को छोड़ दिया जाता है। गांधी जी ने सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो लंदन में हुआ इसमें पार्टिसिपेट किया था, और लेकिन इनको यहाँ से निराशाएं हाथ हुई। फिर यहाँ से वो वापस आते हैं और फिर से ये मूवमेंट अपना है उसकी मूवमेंट की शुरुआत करते हैं। देखिए वॉइसरॉय हैं लॉर्ड वेलिंगडो, ये जो हैं कई अटेम्प्ट करते हैं मूवमेंट को जो है दबाने के लिए। गांधी जी को गिरफ्तार करवा देते हैं ये, और कई ऑर्डिनेंसेस हैं जो हैं वो पास किए जाते हैं जिसकी वजह से मतलब लोगों को जो है क्षति पहुंचे, लोगों को नुकसान पहुंचे। तो रोज़मर्रा की से संबंधी जो चीज़ें हैं उसमें भी ये अंग्रेज जो हस्तक्षेप करने लगते हैं, ऑर्डिनेंस पास करने लगते हैं। तो हर तरफ से जो है कुचलने की दबाने की कोशिश करते हैं। मोतिहारी में खुले में एकदम गोलीबारी की जाती है, ठीक, गोली चलाई जाती है। दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में, शिवहर में, मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट, बेगूसराय, तारापुर, ठीक है, जो कि मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और उसके बाद देखेंगे तो गांधी जी जो है कम्युनल अवार्ड जो रैमसे मैकडोनल्ड के द्वारा लाया गया रहता है, इसके विरोध में ये ऑब्जेक्ट करते हैं। और उसके बाद जो है इसीलिए इनके ऑब्जेक्शन की वजह से ही कम्युनल अवार्ड में संशोधन जो है वो किया जाता है। फिर उसके बाद हरिजन्स को भी, हरिजन्स के फेवर्स में जो है इसमें अमेंडमेंट्स किए जाते हैं। देखिए हरिजन सेवक संघ जो है, हरिजन सेवक संघ जो है इसकी ब्रांचेस जो है बिहार में कई जगह खोली जाती हैं। और गांधी जी जो सपोर्ट करते हैं इनके मूवमेंट को, इनका जो इंडिविजुअल सिविल डिवीजन मूवमेंट रहता है हरिजन सेवक संघ का, इसको गांधी जी सपोर्ट करते हैं। और 12 जुलाई 1933 को, और इसमें जो है देखेंगे तो 900 लोगों को जो है बिहार में जो है जेल में बंद कर दिया जाता है। The unrestricted use of all weapons of persecution of their disposal, the movement continued in all forms such as picketing of foreign clothes and the sale of liquor, non-payment of taxes. Civil disobedience movement was suspended in 1934. देखिए इन सब चीज़ों के बावजूद भी क्या होता है 1934 में सिविल डिसोबिडियंस जो मूवमेंट है उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। द मूवमेंट डिड नॉट ब्रिंग सेल्फ रूल बट इंक्रीज द नेशनल अवेयरनेस। लेकिन देखिए भले सेल्फ रूल ये मूवमेंट नहीं ला पाया, लेकिन लोगों के बीच जो एक जागरूकता है, एक नेशनल अवेयरनेस जो है वो लोगों के बीच में ये फैला पाया।
अब अगले चैप्टर में हम लोग देखेंगे इलेक्शन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में, और बाकी ये चीज़ें कवर कर लेंगे। तो इसके बाद हमारा जो बिहार का मॉडर्न हिस्ट्री है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।